हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, आज की इस वन शॉट वीडियो में हम ज्योग्राफी का 7th लेसन करेंगे जो कि है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अगर इस लेसन की मेन थीम की बात की जाए तो बेसिकली हमें इसमें इंडियन ट्रांसपोर्ट है ना, उसी के बारे में कवर करना है। सो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे इस लेसन के इंट्रोडक्शन के साथ लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। देखिए क्या बात की गई है, द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस। सबसे अच्छी बात क्या है, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज है जिसकी वजह से किसी भी देश की इकोनॉमिक रन होती है, उनका मूवमेंट होना काफी ज्यादा जरूरी है। और उनका मूवमेंट किस वजह से पॉसिबल हो पाएगा? ट्रांसपोर्ट की वजह से। मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ आवर अर्थ, लाइक नंबर 1 लैंड, सेकंड वाटर एंड थर्ड एयर। और यही हमारे बच्चों मेन कंटेंट है इस लेसन के। हम सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें तो हमें मेजरली यहाँ पे 5 टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से? जैसे रोडवेज हो गया, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज एंड पाइपलाइंस। जी हाँ बच्चों, पाइपलाइन भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। अभी वो उसका यूजेस कैसे है वो अभी इसी टॉपिक में आपको पता चल जाएगा। विद द डेवलपमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रो करी है, द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट इंक्रीज। यानी इसके साथ जो हमारा ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड है वो भी क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। मैं हर बार आपको कहता हूं कि जो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी है मैन्युफैक्चरिंग वाली, इंडस्ट्रियल जिसे हम कहते हैं, वो पॉसिबल ही बच्चों ट्रांसपोर्ट की वजह से। तभी जाके जो इतनी बल्कि जो चीजें हम बनाते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ही ट्रांसपोर्ट के थ्रू किया जा सकता है। वरना तो चीजें बन के वहीं रहेगी, वो कभी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट उनका हो ही नहीं पाएगा। इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन दी वर्ल्ड। भारत पूरे विश्व भर में सबसे बड़ा नेटवर्क है रोड में, एग्रीगेटिंग अबाउट 56 लाख किलोमीटर। अब ज्यादा से ज्यादा रोड बनाने से क्या बेनिफिट मिलता है? एक तो कनेक्टिविटी बन जाती है और ऊपर से वही चीज आ जाती है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका मूवमेंट होना भी शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें बच्चों हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से होगी। इसके बाद अगर हम इसको एक फ्लो चार्ट के तौर पे समझने की कोशिश करें ट्रांसपोर्ट के, तो देखिए मेजरली हम 3 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, लैंड, वाटर और एयर। तो लैंड को अगर कैटेगराइज करोगे तो सबसे पहले रोडवेज, ठीक है, जिसके ऊपर मेन आम गाड़ियां व्हीकल चलती है। इसके अलावा रेलवेज हो गया और साथ ही पाइपलाइन। इसके अलावा अगर वाटर की बात करें तो वाटरवेज जो होता है वो भी 2 टाइप्स के हैं। एक होता है इनलैंड यानी कि डोमेस्टिक, और दूसरा है ओवरसीज यानी कि आउट ऑफ कंट्री। इसके अलावा एयर जो है वो भी आपको 2 टाइप्स के मिलेंगे, एक होगा डोमेस्टिक और दूसरा होगा इंटरनेशनल। डोमेस्टिक में भी 2 कैटेगरी मिलेगी, एक होगा पब्लिक जो सभी के लिए, और आप देखते हो प्राइवेट जेट भी होते हैं ना लोगों के, तो वो प्राइवेट एयरलाइंस भी होती है जो बिजनेस ट्रिप के लिए ज्यादा यूज की जाती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इंडिया का मेजरली 3 पार्ट के अंदर, लैंड, वाटर एंड एयर। अगर बच्चों हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स की, जो कि 56 लाख किलोमीटर तक इंडिया में अवेलेबल है, तो क्या खास चीजें हैं? सबसे पहला अगर इनके क्लासिफिकेशन में बात करें तो यहां पे हमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे देखने को मिलता है। इसके बारे में भी बात भी करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम में ये आने वाला है। इसके अलावा नेशनल हाईवे, इसके अलावा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अदर एंड बॉर्डर रोड्स, ये हर एक टाइप का क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें बच्चों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज के बारे में, जो कि आजकल चर्चा में भी बना हुआ है, तो इसके बारे में देखिए क्या बात की गई है। अ 6 लेन सुपर हाईवे विच कनेक्ट दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली। यानी कि जो बिग सिटीज है ना, चारों तरफ से कनेक्ट करता है ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की, तो ये लिंक्ड करता है किसे? श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में नॉर्थ साइड सबसे टॉप साइड में, और सबसे बॉटम साइड साउथ साइड में जो कि है कन्याकुमारी, कश्मीर टू कन्याकुमारी वाला। इसके अलावा अगर ईस्ट वेस्ट की भी बात करें तो ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है वो कनेक्ट करता है सिलचर, जो कि असम साइड में है, बिल्कुल हमारा ईस्ट साइड में, और जबकि जो पोरबंदर गुजरात में वेस्ट साइड में। तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट करता है।
आप कह सकते हो कि इस सुपर हाईवे की वजह से जो पूरा ट्रांसपोर्ट है वो पॉसिबल हो पाए। अगर इनके मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें कि ये क्यों बनाए गए हैं, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ये रिड्यूस करेगा टाइम को और साथ ही डिस्टेंस को बिटवीन द मेगा सिटी इन इंडिया, ताकि इजीली हाईवे के थ्रू जो इंसान है वो टाइम से पहले ही पहुंच जाए, क्योंकि वहां तो ट्रैफिक नहीं मिलता है हाईवे में। दिस हाईवे प्रोजेक्टेड आर बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, इसे NH हाईवे के नाम से भी जाना जाता है, तो एग्जामिनर आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे के बारे में अच्छे से याद रखना, ये इनके मेन कुछ फीचर्स है। इसके अलावा बच्चों हमारे देश में नेशनल हाईवे भी है NH, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री, इसे लिंक करने का काम करते हैं, जोड़ते हैं। इसके अलावा दीज आर प्राइमरी रोड सिस्टम, जो कि CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के थ्रू इनका रखरखाव किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारे गोल्डन एंड नेशनल हाईवेज के बारे में। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें अपने रेलवे के बारे में, तो देखिए रेलवे जो है आज के टाइम पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए नहीं बल्कि और भी मल्टी एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है रेलवे में। अब वो कौन कौन सी है? सबसे पहले रेलवे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो कि पैसेंजर के साथ साथ जो फ्रेट होता है, यानी कि जो होता है ना माल जो होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए भी काम आता है। साथ ही इसकी मल्टी एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो बिजनेस ट्रिप के लिए भी, जो तीर्थ यात्राएं होती है, जो दार्शनिक यात्रा है, तो उनके लिए भी, और साथ ही गुड्स ओवर लॉन्गर डिस्टेंस के लिए भी काफी ज्यादा खास माना जाता है। इसके अलावा बच्चों इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को इंटरलिंकिंग करने के लिए भी रेलवेज का हम ज्यादा यूज करते हैं। और जो रेलवे है आज के समय इसके 16 जो जोन है वो हमने रिकॉग्नाइज कर लिए। तो आज जो रेलवे है इंडिया का इतने सारे लोगों को बच्चों एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी देता है, वन ऑफ द मोस्ट है। ऐसा कहा जाता है कि जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है ना बच्चों, उतने तो सिर्फ इंडिया के अंदर रेलवे एग्जाम जो होते हैं ना, उतने लोग कैंडिडेट्स ही फॉर्म फिलअप कर देते हैं, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो ये तो हो गया ट्रांसपोर्ट में रेलवे सबसे बेस्ट। इसके अलावा ये तो अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम भी फेस होती है रेलवेज में। वो कैसी कैसी है? जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रैवलिंग करते हैं विदाउट टिकट, इसलिए TC फिर वो चालान कट करता है, तो फिर बहुत सारे केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही बच्चों थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, खास तौर पर ये भी देखने को मिलती है, चोरी चकारियाँ या फिर रेलवे को नुकसान पहुँचा देना। और अननेसेसरी जो चेन होती है उसे पुल भी कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इमरजेंसी ब्रेक लग जाती है। लोग थोड़ा मजे में करते हैं, गलत वजह से कर देता है, ये ठीक चीज नहीं होती है। और साथ ही समटाइम क्या होता है, रेलवे टाइम पे नहीं आ पाती है, टाइम पे नहीं आती तो टाइम पे चलती भी नहीं है, ये कुछ प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ती है। थोड़ा क्राउडनेस भी आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा क्राउड देखने को मिलता है अगर फर्स्ट सेकंड AC की बात ना करें तो। इसके अलावा बच्चों एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि क्यों बेटर है रोडवेज कंपेयर टू रेलवेज, एडवांटेज ऑफ रोडवेज ओवर रेलवेज। तो इसके बारे में आप समझ लीजिएगा आप, ताकि एग्जाम में अच्छे से लिख सके। सबसे खास चीज रोडवेज की ये होती है कि ये लोअर कॉस्ट में होता है इसका कंस्ट्रक्शन, और इसके अलावा ये किसी भी ट्रैक पर बनाया जा सकता है। रेलवे के लिए एक स्पेसिफिक ट्रैक चूज करना पड़ता है, लेकिन रोड के लिए ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा ये कम थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, और जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है ना उसे भी कवर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसमें हमें डोर स्टेप डिलीवरी सर्विसेज देखने को मिलती हैं। अब रेल थोड़ी घर पे आएगी, वो तो अपने ट्रैक पे ही चलेगी। और साथ ही जो रोडवेज है वो अदर ट्रांसपोर्ट को भी कनेक्ट करने का काम करता है। आप देखते हो कभी कभार कुछ ऐसी जगहें होती है जहाँ पे जो रेल है वो नहीं बन पाती है, जैसे स्पेशली माउंटेन्स एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बनने में, है ना, इसलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा खर्चा कर जाना पड़ता है। लेकिन रोड में ऐसा नहीं हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए ज़्यादा बेटर माना जाता है रेलवेज, माफ कीजिएगा रोडवेज, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो वो है बच्चों वाटरवेज, जलमार्ग। देखिए पहले के टाइम पे ना रोडवेज इतना ज़्यादा पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं था। तो जो लोग थे ना वो ट्रेड किस वजह से कर पाते थे, इन वाटरवेज की वजह से, यानी जलमार्ग, पानी के थ्रू व्यापार करना, है ना, ये ज़्यादा पॉसिबल था।
तो इसकी खास बात क्या है कि एक तो ये चीपेस्ट माना जाता है, काफी सस्ता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके अलावा काफी हद तक आप कह सकते हो ये सुटेबल है जितने हैवी एंड बल्कि जो गुड्स होते हैं, आप देखते हो ना बड़ी बड़ी शिप में जो इतना सारा जो सामान होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, क्योंकि शिप अपने आप में खुद इतनी बड़ी होती है जो कि बल्कि और हैवी वेट को झेल सकती है। इसके अलावा इसमें फ्यूल जो होता है वो एफिशिएंट होता है और साथ ही अच्छी चीज होती है कि ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली माने जाते हैं। इसके अलावा इंडिया में स्पेशली पोर्ट्स के थ्रू जो फॉरेन ट्रेड्स होता है ना वो भी पॉसिबल माना जाता है। तो इसलिए जो वाटरवेज है वो काफी अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इंडिया का। जैसे जो स्पाइसेस हो गया, जो फिशिंग हो गया, इनका जो ट्रेड है ना वो बहुत बड़ी मात्रा में ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया करता है। कॉटन भी इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा अगर इन नेशनल वाटरवेज की बात करें अलग अलग जोन के अंदर, तो सबसे पहले की अगर बात करें तो आपको ये स्पेशली नॉर्थ में देखने को मिलेगा, जहां पे गंगा रिवर और हल्दिया के बीच में इलाहाबाद यानी प्रयागराज यहां पर है। इसके अलावा सेकंड जो है वो है बच्चों हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर और सादिया है दुर्बी, जो कि आपको नॉर्थ ईस्ट साइड में देखने को मिलेगा यानी कि असम साइड। तीसरा जो हाईवे है वो वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला एंड चंपकारा कैनल, तो ये हमें साउथ में यानी कि केरला वाले जो तट है कोस्ट लाइन उस साइड में। इसके अलावा फोर्थ जो है वो आपको गोदावरी एंड कृष्णा रिवर जो कि काकिनाडा पुडुचेरी इस साइड में देखने को मिलेगा साउथ साइड नीचे साइड। और जो लास्ट है बच्चों वो है हमारा रिवर भामनी जो कि मताई रिवर और डेल्टा चैनल के साथ कनेक्टिविटी है इसकी, यानी कि साउथ साइड उड़ीसा साइड वाले में। तो ये कुछ वाटरवेज हैं, आप लोकेशन वाइज इन्हें याद रख सकते हैं। एग्जामिनर थोड़ा बहुत आपसे स्पेशली मैप वाली सीरीज में आपसे इनके बारे में पूछ सकते हैं। और बच्चों इसके अलावा अगर हम बात करें पाइपलाइंस के बारे में, तो पाइपलाइंस का क्या यूजेस है? देखिए बहुत ज़्यादा यूजेस है। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हम पेट्रोल पंप पे जब अपना पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो जो वो टैंक से हमारा पेट्रोल भर रहे होते हैं जिसमें वो होता है स्टोरेज, ठीक है, तो वो कहाँ से आता है? जो नीचे जो पाइपलाइन की जो रिफाइनरी होती है ना वहीं से तो निकलता है। तो कितना सही माना जाता है आज के समय, जमीन के अंदर पाइपलाइन बिछा दो, बहुत सारी एक्टिविटी वहां से होती रहेगी। इन द पास्ट दीज वर यूज्ड टू ट्रांसफर वाटर टू सिटी एंड इंडस्ट्री, यानी एक राज्य से दूसरे जगह पानी जो होता है पहुंचाना होता है किसके थ्रू? इन वाटर जो पाइपलाइन होती है। साथ ही नाउ आर बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम जिसका भी हमने बात कर ली थी, और साथ ही नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल के थ्रू। तो ये भी एक अच्छा ट्रांसपोर्ट माना जाता है पाइपलाइन वाला। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे हम मेजर पोर्ट्स के बारे में जो कि लोकेटेड है वेस्टर्न कोस्ट्स ऑफ इंडिया एंड ईस्टर्न कोस्ट्स ऑफ इंडिया। तो अगर बात की जाए सबसे पहले वेस्टर्न की, तो इसमें आपको कांडला जो कि गुजरात में ये फर्स्ट पोर्ट था जो कि डेवलप हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके अलावा मुंबई का जवाहरलाल नेहरू ये लार्जेस्ट पोर्ट माना जाता है। इसके अलावा मरमगांव पोर्ट गोवा में 50% से ज़्यादा आयरन जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। उसी तरह न्यू मैंगलोर जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है, तो ये एक तरीके का कैटरा टू द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और कंसंट्रेट फ्रॉम कुदरमुखी माइंस, तो यहाँ से भी स्पेशली आयरन जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। लास्ट है बच्चों कोची जो कि केरला में है। अगर लोकेशन की बात करें तो ये है एंट्रेंस ऑफ लेगून विद नेचुरल हार्बर। लेगून क्या है? तो लेगून इज अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर जो कि सेपरेटेड है फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाय नैरो लैंडफॉर्म से, ठीक है। तो ये कुछ पोर्ट्स के नाम हो गए हैं जो कि वेस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलते हैं। उसी तरह बच्चों अगर बात की जाए ईस्टर्न कोस्ट्स के बारे में, तो सबसे पहले टुटिकोरिन जो कि तमिलनाडु में है, ये एक नेचुरल हार्बर माना जाता है। उसी तरह चेन्नई में जो कि तमिलनाडु है उसकी कैपिटल भी है, यहाँ पे आपको ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो फीचर्स है इनको आपको याद रखना है ताकि एग्जामिनर आपको एमसीक्यू में भी दे दे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओ। विशाखापट्टनम जो है वो बच्चों वन ऑफ द मोस्ट डीपेस्ट लैंडलॉक माना जाता है जो चारों तरफ से प्रोटेक्ट है आंध्र प्रदेश में। पारादीप उड़ीसा में ये आयरन ओर के लिए स्पेशली जाना जाता है, यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में है, तो ये एक इनलैंड रिवराइन पोर्ट है जो कि नदी के सहारे बना हुआ है। और हल्दिया ये एक सब्सिडियरी पोर्ट माना जाता है जो स्पेशली यूज होता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए। तो इनको जितने भी पोर्ट्स है ईस्टर्न और वेस्टर्न के आपको अच्छे से याद रखने। आगे बात करते हैं बच्चों एयरवेज की। एयरवेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि जितने भी आप ट्रांसपोर्ट ले लीजिएगा उन्हें एक साइड रखिएगा और एयरवेज वाला जो ट्रांसपोर्ट है उन्हें आप सिंगल साइड रख सकते हैं, क्योंकि ये एक सबसे लग्जरियस प्रेस्टिजियस माना जाता है। फास्टेस्ट मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो कि एयरवेज है।
बहुत से लोगों का तो ड्रीम भी होता है। इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट ट्रैक लाइक हाई माउंटेन, डेरी डेजर्ट, डेंस फॉरेस्ट एंड अलोंग ओशियनिक स्ट्रेच विद अ ग्रेट ईज। चाहे कोई भी सरकमस्टेंसेस क्यों ना हो तब भी ये पॉसिबल हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ती है, बट फिर भी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि जो एयरवेज है वो काफ़ी सूटेबल आज के समय माना जाता है और लोग इसको सबसे ज़्यादा पसंद भी करते हैं। फिर चाहे वो ट्रैवलिंग करना हो या फिर बिजनेस ट्रिप के लिए हो या फिर ऐसे बहुत सारे काम होते लोगों के। साथ ही ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर ऐसे, तो उनसे पहले हमें बांग्लादेश देखने को मिलता है जो कि अपने आप में एक सेपरेट कंट्री है, तो उसके पार नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है। तो इसलिए जो एयरवेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसे नेशनलाइज 1953 में कर दिया गया था। और आज के समय बच्चों जो एयर इंडिया है वो इंटरनेशनल एयर सर्विस प्रोवाइड करती है, जबकि इंडियन एयरलाइंस जो है वो डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइड करवाती है। आप इनमें कंफ्यूज मत होना, एयर इंडिया और एयरलाइंस में, इंडियन एयरलाइंस में, ठीक है। इसके अलावा इट इज आल्सो यूज्ड टू प्रोवाइड रिलीफ ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलेमिटीज। चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर क्यों ना हो, जो उसमें रिलीफ का भी प्रोसेस होता है। और साथ ही कुछ प्रॉब्लम इसके साथ है कि एक तो ये सबसे एक्सपेंसिव है और साथ ही डिपेंड करता है सीजनल कंडीशन के ऊपर, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स भी है, ठीक है। तो हालांकि माइनर से है लेकिन सॉल्व आउट हो जाती है। तो ये एयरवेज के बारे में हो गए। इसके अलावा बच्चों हम आगे टॉपिक के बारे में बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एज अ नाउन कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे मेजरली हम 2 टाइप्स के कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि जो इंडिविजुअल होता है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? पोस्ट कार्ड, लेटर, टेलीग्राम, टेलीफोन एंड ईमेल्स। इनके एग्जांपल याद रखना, एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा मास कम्युनिकेशन, जिसका में ज़्यादा ऑडियंस हो जाते हैं, तो इसके अंदर मैगजीन, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एंड प्रेस एंड फिल्म्स, ये सारी चीजें इंक्लूड है। साथ ही बच्चों पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन, जो कि सबसे इंडिया का तो सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है पोस्टल। और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास मेल की अगर बात की जाए तो फर्स्ट क्लास मेल जो होता है यहाँ पर आपको फ्री ट्रांसमिशन देखने को मिलता है सिर्फ इंडिया के अंदर। और सेकंड क्लास एसी में आपको सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसफर, बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। सो इंडिया इज द मोस्ट लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। और इसके अलावा जो मास कम्युनिकेशन है वो प्रोवाइड करवाता है एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। वो किन किन के थ्रू करवाता है? जैसे सबसे पहले रेडियो के थ्रू हो गया, टेलीविजन के थ्रू हो गया। रेडियो में आकाशवाणी का आपने नाम सुना होगा, टेलीविजन में दूरदर्शन सबसे ओल्डेस्ट चैनल माना जाता है। मैगजीन हो गया, फिल्म्स हो गया, वैसे फिल्म्स के मामले में तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है, ठीक है। तो ये सारे एक तरीके से कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स ही आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों कम्युनिकेशन के बारे में। लास्ट हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड समझने से पहले आपको ट्रेड के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि व्यापार। द एक्सचेंज ऑफ गुड अमंग पीपल, स्टेट एंड कंट्री इज रेफर टू एज अ ट्रेड। व्यापार करना चाहे लोगों के बीच हो, राज्यों के बीच हो या कंट्रीज के बीच हो, तो ये व्यापार कहलाता है। मार्केट क्या होती है? तो मार्केट एक वो प्लेस है जहां पे चीजों को एक्सचेंज किया जाता है, यानी कि जहां पे बायर्स और सेलर दोनों अवेलेबल होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड जो कि कंट्रीज के बीच में होता है, ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इट मे टेक प्लेस थ्रू सी, एयर एंड लैंड रूट्स। तो ये कैसे पॉसिबल है? लैंड के थ्रू भी है, एयर के थ्रू भी है और साथ ही सी के थ्रू भी है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये काफी अच्छा है, इसे आपको समझना चाहिए। द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो कंट्री का डिपेंड करता है किसके ऊपर? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच के डिफरेंट को लेकर। फॉर एग्जाम्पल ये 2 टाइप का होता है, एक होता है फेयरेबल और दूसरा होता है अनफेयरेबल। फेयरेबल क्या होता है? व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, यानी कि जब एक्सपोर्ट की वैल्यू इंपोर्ट की वैल्यू से ज्यादा हो जाती है, यानी कि बेचने की जो वैल्यू है वो खरीदने की वैल्यू से ज्यादा हो जाती है, तो ये वाला जो ट्रेड होता है ये फेयरेबल कहलाया जाता है, प्रॉफिटेबल। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट है अनफेयरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इसमें क्या होता है कि जब इंपोर्ट्स की वैल्यू एक्सपोर्ट की वैल्यू से ज्यादा हो जाती है, यानी कि खरीदने की वैल्यू बेचने की वैल्यू से ज्यादा होगी है, तो ये अनफेयरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के नाम से जाना जाता है, जो कि अगेंस्ट होता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों इंटरनेशनल ट्रेड। उसी तरह बच्चों एक हम बात कर लेते हैं टूरिज्म के बारे में। तो टूरिज्म कितना अच्छी चीज है आज के समय, ये भी आप कह सकते हो एक ग्रोइंग मार्केट बनती जा रही है। फॉरेन टूरिस्ट अराइव इन द कंट्री विटनेस
an increase of 11.8% during the year of 2010 as against the year 2009. 2009 के कंपैरिजन में 2010 में 11.8% का हमें ग्रोथ देखने को मिलती है इंडियन टूरिज्म के अंदर, जिसने ओवरऑल कंट्रीब्यूट किया था 64 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। इसके अलावा मोर देन 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो इंगेज है डायरेक्टली इस टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर। और साथ ही बच्चों इससे क्या एक फायदा मिलता है इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म में, टूरिज्म प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता को ये बढ़ावा देता है और साथ ही सपोर्ट करता है लोकल हैंडीक्राफ्ट और कल्चरल परस्यूट्स को, ताकि वो भी अर्निंग कर सके। जो बाहर से विदेशी आते हैं ना, उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कल्चरल काफ़ी पसंद आती है। तो ये जो कल्चरल जो चीज़ें होती है ये हमारे खुद इंडियंस के लोग ही बनाते हैं। इट इज़ आल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। तो भारत में ऐसे बहुत सारे विजिटेड प्लेस है जहाँ पे आते हैं लोग, फॉरनर आते हैं, बहुत जगह जगह विजिट करते हैं। आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। सो ये था बच्चों लाइफ लाइन्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में इंडिया की, और यही था इस चैप्टर के अंदर मेन कंटेंट जिसके बारे में हमने बात करी। मेजरली जो हमारी थीम थी वो ट्रांसपोर्ट से ही रिलेटेड थी, जिसमें हमने एयर के बारे में, वाटर के बारे में, लैंड के बारे में, और साथ ही बच्चों कुछ टूरिज्म हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, और साथ ही कम्युनिकेशन हो गया। इन सभी चीजों को एक सिंगल वीडियो में कवर अप करा। होप सो कि इजी वाला लेसन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और वीडियो कैसे लगी आप जरूर मेंशन कीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।